सो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे कुछ छोटी छोटी बातें जो कि एक्टिविटीज़ के थ्रू, क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू या कुछ अदर एग्जांपल्स के थ्रू हमारी बुक में यानी एनसीईआरटी में, जो अगर आपने पढ़ी है तो आपने देखा होगा, हमें बताई गई हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और उसके बाद रेस्पिरेशन की तरफ बढ़ जाएंगे। यानी हमारा नेक्स्ट टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस का रेस्पिरेशन है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि कल हमने क्या क्या बात करी, हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने कहा कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट स्टार्ट्स विद एन ओपनिंग कॉल्ड बकल कैविटी। सो वी हैव अ कैविटी कॉल्ड माउथ। ये माउथ जो है इसको हम बकल कैविटी भी बोलते हैं। इसमें टीथ है, टंग है और सैलाइवरी ग्लैंड्स हैं। टीथ का काम था च्यूइंग और मैस्टिकेशन, लार्ज पीसेस ऑफ फूड को स्मॉल फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है सो दैट द एंजाइम्स इन सलाइवा कैन एक्ट अपॉन द फूड प्रॉपरली। पर्पस क्या है डाइजेशन का? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को सिंपल ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करना। तो उसकी शुरुआत हो जाती है बकल कैविटी में। विद द हेल्प ऑफ टंग द मैस्टिकेटेड फूड इज प्रॉपरली मिक्सड अप विद द सलाइवा। सलाइवा हैज़ एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन, जो कि फूड में जो स्टार्च है विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उसको रिलेटिवली सिंपलर कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और ये पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। उसके अलावा सलाइवा का दूसरा फंक्शन है टू मेक द फूड वेट एंड स्लिपरी so that it can easily slip down the esophagus to reach the stomach। अब दूसरी बात जो हम करते हैं इसके साथ में कि ये च्यूइंग या मैस्टिकेशन, टंग के मूवमेंट और उसके अलावा सलाइवा के एक्शन से अब जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड बनता है, उस फूड को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट फूड एज बोलस। यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाएं और एक एक्टिविटी देखें। दिस इज एक्टिविटी 6.3 इन आवर एनसीईआरटी। ये क्या कह रहे, ये एक्टिविटी हमको क्या बता रही है कि हम विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी वी प्रूव दैट द सलाइवा हैज एन एंजाइम विच पार्शियली डाइजेस्ट्स स्टार्च। अब स्टार्च के लिए फोटोसिंथेसिस के दौरान हम ये जानते हैं कि स्टार्च का एक आयोडीन टेस्ट होता है। अगर किसी सैंपल में स्टार्च प्रेजेंट है तो हम उसको आयोडीन टेस्ट से पता कर सकते हैं। आयोडीन का जो सॉल्यूशन है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है और आप अगर उसमें एक ड्रॉप डाल देंगे किसी ऐसे मिक्सचर में जहाँ पर स्टार्च है तो वो इंस्टेंटेनियसली ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो इस एक्टिविटी में हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें हम स्टार्च सॉल्यूशन डालते हैं। स्टार्च इज़ अ कोलॉइड एक्चुअली, जो कि आप जो आपके चावल होते हैं, जब आप राइस खाते हो ना, उबला हुआ होता है, उसको आप मैश करके उसको पानी में डाल करके थोड़ा सा उसको बॉईल कर लें तो उसमें वो स्टार्च वाला पानी हो जाएगा। ये स्टार्च आपको स्टार्च पाउडर की फॉर्म में मार्केट में भी मिलता है, वो ले आएँ, उसको मिक्स कर दें आप पानी में, थोड़ा गर्म कर लें उसको, तो स्टार्च बन जाएगा। या फिर आप उबला हुआ आलू लेकर के उसे मैश करके डालें पानी में और उसको थोड़ा गर्म कर लें, शेक कर लें, तो वो भी स्टार्च सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस स्टार्च सॉल्यूशन में हम थोड़ा सा अपना सलाइवा मिक्स कर देते हैं। ठीक है, सलाइवा तो हमारे माउथ में है ही, तो हम उसके अंदर थोड़ा सा सलाइवा डाल देते हैं और उसको 25 to 30 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे ही उसको प्रॉपरली शेक करके मिक्सअप करके और अच्छे से उसको छोड़ देते हैं। तो बेसिकली वी विल टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स। दोनों टेस्ट ट्यूब में थोड़ा थोड़ा स्टार्च सॉल्यूशन रखेंगे। एक में सलाइवा मिक्स करेंगे, शेक करेंगे, और दूसरे में सलाइवा मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब हो गई। आफ्टर 30 मिनट्स वी विल परफॉर्म आयोडीन टेस्ट। जिस टेस्ट ट्यूब में हमने सलाइवा मिक्स किया है उसमें भी, और जिसमें हमने सलाइवा मिक्स नहीं किया है उसमें भी, दोनों में 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का है, मिक्स करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जिसमें हमने सलाइवा मिक्स किया था उसमें जो आयोडीन का सॉल्यूशन है, इट डज नॉट चेंज इट्स
कलर वो वैसे ही रहता है, रेडिश ब्राउन ही रहता है। और अगर थोड़ा चेंज होता भी है, थोड़ा सा डार्क होता भी है, तो इट टेक्स सेवरल सेकेंड्स और इवन मिनट्स। कई बार तो होता ही नहीं है बिल्कुल, एक लिमिट से ज़्यादा तो खैर होता ही नहीं है। दूसरे वाले में जिसमें आपने सलाइवा मिक्स नहीं किया था, उसमें इंस्टेंटेनियसली डार्क ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। व्हाट डज इट शो? दैट इन द टेस्ट ट्यूब वेयर saliva was not mixed, starch was present. That test tube, the solution in that test tube is giving positive taste for starch, यानी वो starch की presence दिखा रहा है। आपने उसमें saliva mix कर दी होती तो उसका starch भी उसी तरह से ख़त्म हो गया होता, डाइजेस्ट हो गया होता जिस तरह से पहले वाली टेस्ट ट्यूब में हुआ है। पहले वाली टेस्ट ट्यूब में जिसमें आपने सलाइवा मिक्स की थी, उसमें सलाइवा ने 25-30 मिनट्स तक तो आपने छोड़ दिया, तो ये तो बहुत टाइम होता है। इतने टाइम में वो प्रॉपरली जितना भी आपने स्टार्च उसमें डाला हुआ था, वो सारा स्टार्च कन्वर्ट कर दिया उसने माल्टोज में, जो कि एक सिंपलर फॉर्म ऑफ शुगर या सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। तो नाउ देयर इज़ नो स्टार्च, सो इट विल नॉट शो द पॉजिटिव टेस्ट, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ब्लू ब्लैक कलर नहीं होगा। तो ये शो करता है कि हमारे सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन नाम का एक एंजाइम है विच कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट माल्टोज। तो हम बात कर रहे थे कि बोलस विल बी एनगल्फ्ड, ये सबसे पहले फेरिंग्स में होके जाएगा। हमने कहा था कि फेरिंग्स जो है दैट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर एयर, जो कि ब्रीदिंग के थ्रू हमारे नेसल पैसेज से होकर के फेरिंग्स में आएगी। नेसल पैसेज से जुड़ा हुआ फेरिंग्स का जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं नेसोफेरिंग्स, और जो फूड हमारा जो ये बकल कैविटी है इससे जुड़ा हुआ जो फेरिंग्स का सेक्शन है उसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। ओरल से ओरो बना है, नेसल से नेजो बना है। तो नेसोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स आर द बेसिकली टू पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स, और फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर एयर एज वेल एज फूड। यहाँ पे ट्रैकिया की ओपनिंग है, ट्रैकिया की ओपनिंग को बंद करने के लिए जिससे फूड उसमें ना घुस जाए, देयर इज़ अ लिड, ढक्कन है उसके ऊपर एक, उसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एट द टाइम ऑफ एनगल्फिंग द फूड इनटू द ईसोफेगस, दिस एपिग्लॉटिस क्लोजेस द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया इज द विंड पाइप। और उसके ऊपर हमने कहा था एक स्लिट होती है जो हमारी वोकल कॉर्ड का काम करती है। जब एयर उसमें से निकलती है तो ये वोकल कॉर्ड या लेरिंग्स वाइब्रेट करता है और इस वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हमारा तो खैर अभी हम ईसोफेगस की बात कर रहे हैं या फूड पाइप की बात कर रहे हैं, तो फूड पाइप में फूड चला गया। फूड पाइप की वॉल्स में या ईसोफेगस की वॉल्स में जो मस्कुलर वॉल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट होता है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट इन द वॉल्स ऑफ द ईसोफेगस इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो कि थ्रू आउट द गट चलता है, थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल चलता है, एंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड अक्रॉस इट। यानी फूड कहीं पे अटक ना जाए, उसके लिए दो व्यवस्थाएं की गई हैं। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन बना लेता हूँ एक, कि राइट डाउन द 2 अडेप्टेशंस इन आवर एलिमेंट्री कैनाल which ensures the smooth flow of the food inside the esophagus. So number 1, the food is made slippery by the saliva. Number 2, the peristaltic movement, the muscular movement of the esophagus. इन दोनों वजह से फूड के अटकने का सवाल नहीं उठता। फिर भी कभी कभी हम लोग जल्दी जल्दी खाने लगते हैं और बहुत सारा फूड एक साथ एनगल्फ कर लेते हैं, खास करके छोटे बच्चे जिनका ल्यूमेन तो छोटा है ईसोफेगस का, और जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि उनको कहीं खेलने जाना है, उनका कोई कार्टून शुरू होने वाला है, इस वजह से जल्दी जल्दी मम्मी खाना खिला रही हैं तो वो खा लेते हैं, और ऐसे में कभी कभी उनको चोकिंग सा लगने लगता है तो उनको पानी पिला देते हैं, और पानी पिला करके और पानी से पुश कर देते हैं हम ईसोफेगस में उस फूड को, और वो नीचे उतर जाता है। तो ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं, आप सोचना इसके बारे में तो आपको बहुत समझ में आएगा। हमने कहा कि ईसोफेगस में स्लिप होता हुआ फूड अब पहुंच गया स्टमक में। स्टमक की इनर वॉल्स में 3 तरह की सेल्स हैं। चीफ सेल्स जो कि एंजाइम्स सिक्रीट करती हैं, एंजाइम्स सिक्रीटेड बाय द चीफ सेल्स इन द स्टमक आर प्रोटियोलिटिक। हाँ, पेप्सिन एंजाइम की हमने बात की थी जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, लेकिन यहाँ पर वो पेप्सिनोजन की फॉर्म में है। पेप्सिनोजन इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन which will get converted into pepsin or active form in the presence of hydrochloric acid, which is released by oxyntic cells or parietal cells inside the stomach. HCl के और भी फंक्शन थे।
एक तो वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा था, दूसरा वो टर्मिनेशन ऑफ द एक्शन ऑफ सेलाइवरी एमाइलेज कर रहा था। टर्मिनेशन मतलब ख़त्म कर देना, द एक्शन ऑफ सेलाइवरी एमाइलेज। नंबर 3 वो एक्टिवेट कर रहा है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, यानी प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स इनसाइड द स्टमक एसिडिक मीडियम में ही काम करते हैं, तो वो एक्टिवेट कर देता है इनएक्टिव पेप्सिन को, यानी पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, सो दैट इट कैन वर्क, इट कैन डाइजेस्ट प्रोटीन्स। और फाइनली अगर कोई जर्म्स आ गए हैं तो उनको किल कर देता है, किल्स जर्म्स इफ एनी। ये 4 फंक्शंस हमने HCl के लिख लिए। फिर हमने कहा कि म्यूकस ग्लैंड्स भी हैं स्टमक की वॉल्स में, जिसमें से म्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस मतलब एक विस्कस सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड सब्सटेंस है, जेली लाइक सब्सटेंस है, जो कि स्टमक की इनर वॉल्स को प्रॉपरली कवर करके रखता है, सो दैट द HCl रिलीज्ड बाय द ऑक्सिनेटिक सेल्स कैन नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वॉल्स, और वो उनको डैमेज ना कर सके। हाँ, अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा तो फिर वॉल्स को चोट लग जाएगी, वॉल्स में अल्सर्स हो जाएंगे। हाँ, उन अल्सर्स को हम क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर्स, विच आर वेरी पेनफुल। अगर एक बार हो गए तो उनको ठीक करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि अब उसका बैक्टीरियल ओरिजिन भी हमको पता चल गया। पेप्टिक अल्सर के लिए बैक्टीरिया भी कुछ साइंटिस्ट ने ढूंढ लिया है, लेकिन वो अलग मुद्दा है। हमको गैस्ट्रिक जूस हम बोलते हैं इन तीनों चीज़ों को मिला करके, जिसमें एंजाइम्स भी है, जिसमें HCl भी है, और जिसमें हमारा ये क्या बोलते हैं, म्यूकस भी है। तो स्टमक में जो भी चीज़ है, हम उसको स्टमक को बेसिकली, स्टमक के लिए एक वर्ड यूज़ हो रहा है गैस्ट्रिक। तो जो जूसेस सिक्रेटेड इनसाइड द स्टमक कंबाइंडली आर नोन एज गैस्ट्रिक जूसेस। हाँ, स्टमक की वॉल्स भी मस्कुलर वॉल्स हैं। स्टमक इज़ अ मस्कुलर सैक, और उस मस्कुलर सैक में फूड अप टू 4 आवर्स रह सकता है। उसकी मस्कुलर वॉल्स में चर्निंग मूवमेंट होते हैं। हाँ, वो भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है पेरिस्टाल्सिस जैसा, लेकिन यहाँ पर चर्निंग मूवमेंट जो है वो हेल्प करता है टू प्रॉपरली मिक्सिंग अप द डाइजेस्टिंग फूड इनटू द गैस्ट्रिक जूसेस। और यहाँ पर अब पेप्सिन अपना फंक्शन शुरू करता है, वो पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स कर देता है, प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि फाइनल डाइजेशन जब होगा तब तो अमाइनो एसिड बनेगा, लेकिन अभी पार्शियल डाइजेशन हो गया। अभी इस सेमी डाइजेस्टेड फूड को हम काइम बोलते हैं, CHYME, काइम, which is removed from the stomach, enter into the small intestine। हाँ, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है बाय अ स्फिंक्टर नोन एज पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर इज अ मसल जो कि पाइलोरिक ओपनिंग ऑफ द स्टमक को बंद करके रखती है, सो दैट द काइम कैन एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इन स्मॉल क्वांटिटीज। जब वो स्मॉल क्वांटिटीज में जाएगा तो वट एवर द जूसेस will be released inside the intestine, small intestine, for the digestion purpose can properly act upon the food। तो small intestine में there are supportive glands also, जो कि small intestine के आसपास हैं, जिसमें largest organ और largest gland of the body liver है। liver के बहुत सारे functions हैं, जिसमें से एक function है bile juice secrete करना। बाइल जूस जो है उसमें जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं उनके बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। बाइल जूस इज रिलीज्ड बाय और सिक्रीटेड बाय लिवर एंड स्टोर्ड इनसाइड अ स्मॉल पाउच विच इज नोन एज गॉल ब्लैडर। एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बाइल जूस? नंबर 1, पहला फंक्शन हमने बोला था कि बाइल जूस का फंक्शन नंबर 1 है कि वो बेसिक या एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करता है इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि वो फूड जो आया है जिसको हम काइम बोल रहे हैं वो एसिडिक मीडियम से आया है, तो अब उसको हमें कन्वर्ट कर देना है एल्कलाइन मीडियम में, सो दैट द एंजाइम्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस कैन एक्ट अपॉन दैट। वो केवल एल्कलाइन मीडियम में ही काम करते हैं, है ना। एल्कलाइन और बेसिक एक ही बात है, ये बात आपको पता होना चाहिए। मैं एल्कलाइन बोल रहा हूँ या बेसिक बोल रहा हूँ, एक ही मतलब है, ठीक है। तो बेसिक मीडियम बनाना एक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन एक्टिवेशन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस एंजाइम्स। पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स हैं, उनका एक्टिवेशन, वो बेसिक मीडियम होना एक्चुअली एक ही बात है। और तीसरी बात हमने बोली एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। फैट्स के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल या स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देना इज नोन एज एमल्सिफिकेशन, सो दैट द एंजाइम्स कैन प्रॉपरली एक्ट अपॉन देम। ये 3 फंक्शन बाइल जूस के हो गए। तो बाइल को
एक बाइल डक्ट गॉल ब्लैडर से निकल करके और स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, और जैसे फूड इधर से आता है वो भी सिक्रीट हो जाता है इमीडिएटली, साइमल्टेनियसली। जो डक्ट लिवर से निकलती है उसको हम हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। हेपेटिक डक्ट बाइल को सिक्रीट करती है इनटू द गॉल ब्लैडर। इसके अलावा एक और डक्ट है जो हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट कहलाती है, जो पैनक्रियास के साथ में कंबाइन, पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ में कंबाइंड होती है, और वहाँ से भी बाइल इधर डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में जा सकता है। इन केस अगर कभी ऐसा हो जाए कि गॉल ब्लैडर रिमूव करवाना पड़े ड्यू टू सम स्टोन एंड ऑल, तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, हम उसे तो रिमूव कर देते हैं सर्जिकली, और फिर थोड़ा थोड़ा बाइल जो है वो लिवर से डायरेक्ट हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट में होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में आता रहता है और डाइजेशन में सपोर्ट करता रहता है। लेकिन उस समय फिर उस केस में डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, और ऑयल बेस्ड खाना या फैट बेस्ड खाना बहुत ज़्यादा ना खाएं, नहीं तो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो अब हमने कहा कि भाई लिवर से तो बाइल जूस आ गया, गॉल ब्लैडर में आ गया, गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, फूड जब आया तो गॉल ब्लैडर विल एक्ट अपॉन इट। साथ में पैनक्रियाज जो कि एक ड्यूअल ग्लैंड है, जिसका जो एक्सोक्रिनल पार्ट है वो एंजाइम सिक्रीट करता है। दीज एंजाइम्स आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड दीज आर 3 इन नंबर। फर्स्ट इज एमाइलेज, जिसको हम यहाँ पर पैनक्रियाटिक एमाइलेज बोलते हैं। दूसरा जिसको हम लाइपेज बोलते हैं, जो लिपिड्स का डाइजेशन या फैट का डाइजेशन करेगा, और जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। तो दे सपोज टू completely digest all these 3 important food substances। कार्बोहाइड्रेट्स के फाइनल डाइजेशन के लिए अमाइलेज है, जिसको हम यहाँ पैनक्रियाटिक अमाइलेज बोल रहे हैं, जो कि जिस भी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो चाहे माल्टोज फॉर्म में है या जिस भी फॉर्म में है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। प्रोटीन्स को ट्रिप्सिन कन्वर्ट करेगा इनटू अमाइनो एसिड, जिस भी फॉर्म में वो हैं। और जो फैट्स हैं जिनका इमल्सिफिकेशन हो चुका है बाय बाइल जूस, तो इमल्सिफाइड फैट जो होता है उसका फाइनल डाइजेशन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये लाइपेज काम करते हैं। फाइनल डाइजेशन ऑफ द फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है, इनिशियल फेज में ही, जिसको हम डिओडेनम, ज़्यादा से ज़्यादा जेजुनम जो कि सेकंड पार्ट है, उसमें होता है। अगर इन तीनों एंजाइम्स से भी फाइनल डाइजेशन नहीं हुआ तो फिर एक और जूस निकल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल से, जिसको हम इंटेस्टिनल जूस बोलते हैं। उसमें कई सारे एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स का नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका होता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जो कि सबसे लंबा है, हम उसको कहते हैं इलियम, उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड होगा। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन इज एक्चुअली द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जो कि 5 to 6 मीटर्स लंबा हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 20 फीट लंबा हो सकता है। और इसमें अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं फॉर एब्जॉर्प्शन पर्पस। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम विलाई बोलते हैं। विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ब्लड वेसल्स की हेल्प से ये जो विलाई होते हैं ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करते हैं, डाइजेस्टेड फूड ब्लड में चला जाता है और वहाँ से इट गेट्स असिमिलेटेड into the each and every cell of the body। ब्लड लेकर के जाएगा डाइजेस्टेड फूड को to the each and every cell of the body, है ना। that is known as assimilation। ingestion, intake of food, digestion जो हमने अभी डिस्कस किया, और अब absorption and assimilation, distribution of the digested food by the blood to each and every part of the body। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि कितने सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन रहे हैं। मैं ये एक सीक्वेंस में क्यों बोलता जा रहा हूँ, क्योंकि आप इस बात को ध्यान से पढ़ो, जहाँ पर भी समझ में नहीं आया उसको रिपीट दोबारा से उसको चला लो वीडियो को, और बुक में भी चेक कर लो। आप अपने बाय हैंड नोट्स बनाते हो तो उसमें नोट कर लो, कोई भी बात जो आपको लग रहा है कि आपने नहीं सीखी वो उसमें नोट कर लो। ठीक है, आपका नोट्स प्रॉपर कंसोलिडेटेड होना चाहिए। तो इसके आगे हम क्या बात कर रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड को कोई 2 फैक्टर बताओ जो कि सपोर्ट करते हैं। तो हम कहते हैं कि एक तो ये कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इनसाइड द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड करेंगे, और दूसरा हाईली कॉइल्ड और कन्वोल्यूटेड स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि इतना लंबा ट्यूब है, छोटी सी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर रखना है तो हाईली कन्वोल्यूटेड ही होगा, हाँ, कॉइल्ड होगा, मुड़ा मुड़ा होगा।
तो धीरे 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 फूड चलता है सरक सरक के और एब्जॉर्ब होता रहता है डाइजेस्टेड फूड। जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, जो अनडाइजेस्टेड है, वो वेस्ट है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उसमें भी विलायें होती हैं, उसकी भी इनर वॉल्स में, और वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। हाँ, तो जो भी उस वेस्ट में वाटर है उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब केवल जो वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालना है, तो वो एक स्मॉल सैक लाइक पाउच में इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम से एक एनल ओपनिंग, एक ओपनिंग होती है जिसको हम एनस बोलते हैं, उसके थ्रू वो पीरियोडिकली बाहर निकल जाता है। एनल ओपनिंग इज कंट्रोल्ड बाय एनल स्फिंक्टर। तो हमने जो बातें करी उसमें सारी बातें आ गई हैं। हाँ, लास्ट जो हम अभी बात करें पिछले 10-15 मिनट में, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, कौन सा एंजाइम आता है, कौन सा जूस आता है, सारी बातें इसमें हो गई। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है। कौन सा क्वेश्चन बनता है कि एक भालू था। हाँ, एक कहानी सुनाता हूँ आपको, है ना। एक भालू था, यहाँ पे क्या, एक भालू क्या है, मच्छर आ गया है एक, और ये बहुत दर्दनाक मौत मरेगा क्योंकि मुझे काटता जा रहा है। खैर, हम भालू की बात कर रहे थे, तो वो भालू की एक स्टोरी, आपको एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हाँ, कि भालू जो था वो एक दिन बीमार पड़ गया, उसके पेट में दर्द हुआ, तो वो जंगल के डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो उसने कहा कि चलो लेटो, चेक करते हैं। तो उसने चेक वेक किया, तो क्या हुआ कि उसने कहा कि यार तुम्हारे तो है ना गड़बड़ है, इसमें तुम्हारी तो इंटेस्टाइन को सर्जरी करके थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हाँ, अ पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन इज कुछ हो गया उसमें गड़बड़, ट्यूमर व्यूमर हो गया। तो वो कहता चलो ठीक है कर लो आप। तो उसने ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन करा, तो ऑपरेशन करके एक बड़ा लेंथ जो था उसका, उसको काट दिया और उसको छोटा कर दिया उसकी जान बचाने के लिए। अब आपको ये सजेस्ट करना है कि उसको कैसी डाइट दें, मीट बेस्ड डाइट दें या वेजिटेबल्स दें, उसको घास वास खिलाएं। तो ये वाली बात जो है ये कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और इसके पीछे पर्पस क्या है कि एक लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सेल्यूलोज का डाइजेशन प्रॉपरली कर पाती है। हाँ, जो हर्बीवोर्स होते हैं उसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ज़्यादा लंबी होती है। कार्निवोर्स में बहुत लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मीट बेस्ड डाइट लेते हैं, और मीट बेस्ड डाइट लेने के वजह से क्या होता है कि उनका जो डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है वो हो जाता है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हर्बीवोर्स में क्योंकि वो प्लांट बेस्ड डाइट ले रहे हैं, प्लांट्स में प्लांट सेल्स हैं ऑब्वियसली, तो उसमें तो सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है। तो सेल्यूलोज इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और फिर उसको हमें जब डाइजेस्ट करना है तो एक स्लाइटली लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए। तो जब उस भालू की स्मॉल इंटेस्टाइन काट दी ना, तो छोटी हो गई, तो आपको सजेस्ट करना चाहिए कि भैया अब आप मीट बेस्ड डाइट ही खाओ, क्योंकि आप अगर प्लांट बेस्ड डाइट खाओगे तो आपका वो इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होता रहेगा, सेल्यूलोज अनडाइजेस्टेड ही बॉडी से बाहर जाएगा, तो डाइजेशन प्रॉपर इसका मतलब नहीं कर पाएगी एक छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन। आ गई अब बात समझ में। तो ये क्वेश्चन कभी आए तो आप इसको डिस्कस कर लेना। हमने सब बातें कर ली हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, बस हम अपने जो इनटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो और देखें। अच्छा, एक ये डेंटल कैरीज की बात और है। हाँ, डेंटल कैरीज समझते हो ना आप, कि हमारे जो टीथ हैं उसमें छेद हो जाते हैं। क्यों छेद हो जाते हैं, ये बात हम एसिड बेसिस में भी डिस्कस करेंगे। हाँ, क्या कि जो माउथ में एसिड है, माउथ में एसिड कहाँ से आया कि जो आप खाना खाते हो उसमें थोड़ा बहुत फूड जो होता है वो लेफ़्ट ओवर फॉर्म में आपके टीथ के बीच में रह जाता है, और बैक्टीरिया जो एयर में होते हैं दे इजीली रीच योर बकल कैविटी। आपने मुंह खोला, घुस गए वो हवा के साथ में, और वहाँ पे उनको मिलता है फूड। बैक्टीरिया तो माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटी सेल है, तो बैक्टीरिया के लिए तो बहुत थोड़ा सा फूड भी बहुत है। जो आपके फूड के टीथ के बीच में जो लेफ़्ट ओवर फूड है वो तो बहुत ज़्यादा है उसके लिए। तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो क्लस्टर्स में रहते हैं और आपके माउथ में चले जाते हैं, और वो आपका जो फूड है, जो लेफ़्ट ओवर फूड है आपके टीथ के बीच में, उसके ऊपर फीड करने लगते हैं। तो वो जो ग्लूकोज है उसको जब वो कंज्यूम कर रहे होते हैं तो उस दौरान कुछ एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। दीज एसिड्स कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इनेमल ऑफ द
टीथ, जो आउटर सरफेस होता है, इनेमल बोलते हैं हम उसको, उसके कांटेक्ट में आता है। जबकि वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, लेकिन ये एसिड्स के साथ में लगातार अगर उनकी रिएक्शन होने लगे तो फिर ये उसका करोजन कर देगा, मतलब कि आपके जो डेंटल कैरीज बन जाएंगी, छेद हो जाएंगे टीथ में। तो इनेमल डैमेज हो जाता है। जो आपका बैक्टीरिया है वो पूरा इस तरह से प्लैक बना देता है, मतलब इस तरह से कवर बना देता है उसके ऊपर कि जो सलाइवा है वो भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाती। नहीं तो सलाइवा जो होती है वो फिर भी उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर सकती थी एसिड को, हाँ, क्योंकि सलाइवा बहुत ज़्यादा एसिडिक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बेसिक भी नहीं है, डिपेंड्स अपॉन कि उसका पीएच कितना है, मतलब उसको वो स्लाइटली या तो वो वीक एसिडिक हो सकती है एट अ टाइम और वीक बेसिक हो सकती है एट अ टाइम। तो जनरली वो थोड़ा न्यूट्रलाइज कर सकती है, लेकिन क्योंकि आपका जो टीथ का इनेमल है दैट इज़ ऑलरेडी कवर्ड बाय अ प्लैक, हाँ, उसके ऊपर इकट्ठा हो गया है, तो और कौन कर रहा है कि मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर विद फूड पार्टिकल और बैक्टीरियल सेल्स स्टिक टू द टीथ टू फॉर्म डेंटल प्लैक। तो क्या होगा कि when bacteria acting on sugars produce acids and that softens and demineralize the enamel. Saliva cannot reach the tooth surface to neutralize the acid as plaque covers the teeth. तो हमें क्या करना चाहिए? To protect our teeth, we should brush our teeth regularly, specifically after dinner or after meals. Brushing the teeth after eating removes the plaque before the bacteria produce acids. तो इफ़ अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इन्वेड द पल्प, यानी वो हमारे अंदर तक पहुंच जाएंगे और फिर हमको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। तो दांतों को बचा के रखना है तो रेगुलरली और आफ्टर ऑल द मील्स, स्पेसिफिकली आफ्टर डिनर, आपको ब्रश करने की आदत डालना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आपका डेंटल कैरीज बहुत कम उम्र में हो जाएगा। अब कुछ लोगों का तो क्या पता हो भी गया हो अभी तक, चॉकलेट खाई रात को सो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने देना है, ठीक है। दीज आर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? आई डोंट थिंक कि मुझे ये एक्सप्लेन करना है अब, हाँ, आपको ये अब पता होना चाहिए एट दिस स्टेज ऑटोट्रॉफिक और हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या फ़र्क है। नहीं याद आ रहा है तो फिर पिछले 2 वीडियोज़ देखो दोबारा से। Where do plants get each of the raw materials required for photosynthesis? Raw material क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड from air with the help of open stomata and water is absorbed by the roots. What is the role of the acid in our stomach? एसिड के रोल हमने अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, देख लो क्या बताए थे। आपको अपने आप याद करना है, फिर देखना है यदि नहीं याद आ रहा तो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स? अलग अलग जगह अलग अलग फंक्शन कर रहा है। एज अ होल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को सिंपल ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करना। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? इट हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स। हाँ, क्या बोलते हैं उनको? विल्लाई enhances or increases the surface area of absorption of digested food. ये सब हमारे आंसर में आना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया बहुत अच्छे से, ठीक है। अब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये समझो कि रेस्पिरेशन इज अ केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल in which glucose is oxidized to form carbon dioxide and water and energy in the form of ATP। हाँ, ये वो रिएक्शन है जो सेल में जो ग्लूकोज पहुंचा हुआ है बाय द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। आपने खाना खाया, हाँ, तो हमने कहा कि हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, वी आर अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। हमारी हर सेल में अगर कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज पहुंचाना है फॉर एनर्जी तो वी रिक्वायर अ सेंट्रलाइज सिस्टम। तो फाइन, वी हैव अ सेंट्रलाइज सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने अभी अभी पढ़ा है और हमें ये पता चल गया कि जब हम खाना खाएंगे तो उसका पर्पस ये है कि हमारे फूड में जो स्टार्च है, जो भी शुगर है, जो भी कार्बोहाइड्रेट है, दैट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज फर्स्ट। हाँ, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन इट हैज़ टू बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड एंड एसिमिलेटेड टू द सेल्स। दिस इज द ओनली वे your 1 trillion cells can get glucose at the same time, है ना।
आपकी सारी सेल्स को एक साथ ग्लूकोज पहुंचने का यही तरीका है। नहीं तो आपकी बॉडी में जगह जगह सेल्स हैं, आप कहाँ कहाँ पहुँचाओगे? डायरेक्ट पहुँचा सकते हो क्या? आप आलू खा रहे हो तो आलू थोड़ी घुसेड़ लोगे आप अपनी सेल में। आपको अल्टीमेटली उसको एक सेंट्रलाइज सिस्टम में भेजना पड़ेगा, वहाँ पर डाइजेशन होगा, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, वहीं से असिमिलेशन होगा। यही तरीका है। तो ये आपने देख लिया असिमिलेशन कैसे होता है। तो ग्लूकोज तो पहुँच गया सेल में। अब क्या करें उस ग्लूकोज का? उस ग्लूकोज में से एनर्जी कैसे निकालें? उस ग्लूकोज में से एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपको उसका रिएक्शन करवाना है ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन कहाँ है? ऑक्सीजन एयर में है। एयर हमारे चारों तरफ है। हमारा एक सिस्टम फिट कर दिया है नेचर ने, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, जिसमें ये हमारे नेसल पैसेज है, पीछे फेरिंग्स है जिसको हम नेजोफेरिंग्स बोल रहे हैं, फिर उसके नीचे ट्रैकिया है, यानी कि एक विंड पाइप है जो कार्टिलेज की बनी हुई है, अंदर जाके ब्रांच हो जाती है जिसको ब्रोंकाई बोलते हैं। अंदर और बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती हैं जिनको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ब्रोंकियोल्स खुलती हैं कुछ ओपनिंग्स में जिनको हम एल्वियोलर सैक्स या एल्वियोलाई बोलते हैं। यानी हमारे लंग्स, वी हैव 2 लंग्स, लेफ्ट एंड राइट, वी हैव 2 लंग्स। उन लंग्स में बहुत सारे छोटे छोटे पाउचेस हैं, छोटे छोटे एयर चैम्बर्स हैं जिनको हम एल्वियोलाई बोल रहे हैं। और वो एयर चैम्बर्स जो हैं दे आर रिचली सप्लाइड बाय आर्टरीज एंड वेन्स, यानी ब्लड वेसल्स। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा वहाँ पे। आप बाहर से एयर जो लोगे उसमें ऑक्सीजन है, दैट ऑक्सीजन विल बी एब्जॉर्ब्ड एंड पुट इनटू द ब्लड इनसाइड द लंग्स। तो लंग्स में जो एल्वियोलर सैक्स या एल्वियोलाई हैं उनमें एक्चुअली क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही है, ब्लड लंग्स में आया है, हार्ट ने भेजा है, हार्ट लगातार काम कर रहा है यहाँ पे ऐसे, और वो क्या कर रहा है? वो पंप कर रहा है ब्लड को, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसको तो पूरी बॉडी में, और जो पूरी बॉडी से आया हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको भेज रहा है लंग्स में। तो लंग्स आर द फिल्टर प्लांट्स फॉर एयर, फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी। ब्लड जाता है वहाँ पे, जब ब्लड गया लंग्स में तो इनसाइड द एल्वियोलर सैक्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज पुश्ड आउट ऑफ द सेल्स एंड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ऑक्सीजन को लेकर के रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी वापस हार्ट में आती है, और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू द वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी। वैसे ही ब्लड जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन से ग्लूकोज को उठा करके ले गया था और सेल्स तक पहुंचा दिया था, वैसे ही लंग्स में से जो ऑक्सीजन इनहेल करी है उस ऑक्सीजन को उठा करके लेके जाएगा और सेल्स में सप्लाई कर देगा। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों सेल्स में पहुंच गए। अब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, साथ में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बनेगी। तो फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल वी गेट 38 एटीपीज। व्हाट इज एटीपी? हाँ, एक वर्ड यूज करते हैं हम, एटीपी, 9th क्लास में भी किया था माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते समय, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ईच एटीपी, 1 एटीपी कंसिस्ट ऑफ 30.5 किलोजूल पर मोल ऑफ एनर्जी। तो जब भी सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो एक एटीपी को तोड़ देती है। एटीपी टूटता है तो एडीपी बन जाता है। हाँ, इसका एक फॉस्फेट बॉन्ड होता है, उसको तोड़ देते हैं तो इतनी एनर्जी निकल जाती है और वो सेल को काम आ जाती है अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में। तो इसका मतलब रेस्पिरेशन का आपको सिग्निफिकेंस समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन इज अ केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी रिलीज होती है इनसाइड द सेल। ये सेल के अंदर होने वाली चीज़ है। जो लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, जो एयर को अंदर लेना और बाहर फेंकना, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन हो रहा है, दिस इज नॉट रेस्पिरेशन, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। हाँ, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो
वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ये हमारा पहला अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए. इसमें से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता. क्वेश्चन आए चाहे ना आए, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन अलग अलग बातें हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है. कि ब्रीदिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस in which only exchange of gases O2 and CO2 takes place, while respiration is a chemical process where oxidation of ग्लूकोज टेक प्लेस, हाँ, टू फॉर्म एटीपी. ठीक है ना. बेसिक बात तो यही है, सबसे फंडामेंटल डिफरेंस तो यही है. अब ये हम समझते हैं कि ब्रीदिंग जो हो रहा है दैट इज परफॉर्म्ड बाय अ सिस्टम कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम. हाँ, यानी कि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो रहा है, लंग्स में हो रहा है. लंग्स में जो एल्वियोलाई हैं उनमें हो रहा है. हाँ, और यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब होगा तो क्या हो जाएगा. हाँ, जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी ब्लड से और ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगी, सो दैट इट कैन बी सप्लाइड टू द सेल्स. रेस्पिरेशन जो हो रहा है वो इनसाइड द सेल्स हो रहा है, इसलिए हम इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं. सेल में होने वाला केमिकल रिएक्शन है ये. इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल. हाँ, ये एक केमिकल रिएक्शन है, तो इसमें नए सब्सटेंसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनते हैं. वाटर इज यूटिलाइज्ड इन द सेल ओनली. हाँ, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और उस टॉक्सिक सब्सटेंस में क्या होगा, उस टॉक्सिक सब्सटेंस को सेल से बाहर निकालना ज़रूरी है. वो सेल से बाहर निकलने के बाद कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा. ब्लड उसे लेकर के कहाँ चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा. हार्ट से फिर वो लंग्स में चला जाएगा और लंग्स से वो बाहर निकल जाएगा. तो अब आप बाकी चीज़ें बोल सकते हो कि ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग में एनर्जी कंज्यूम होती है, रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है. बाकी बातें जो अलग अलग बातें हैं, है ना, वो सब चीज़ें उतनी इम्पॉर्टेंट है नहीं. लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया लग गया कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या फ़र्क है. तो अब इस बात को समझें कि ब्रीदिंग की प्रोसेस जो है उसे ही समझने के लिए हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करते हैं. हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो आप एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए शो करते हो, ये वाला. हाँ, ये डायग्राम भी इनफैक्ट हम इसको ड्रॉ करना भी आ जाता है, इसकी लेबलिंग भी आ जाती है, लेकिन ये ब्रीदिंग के लिए है, ये रेस्पिरेशन के लिए नहीं है. नाम इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर ब्रीदिंग, यानी ओनली फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है. हाँ, और पहले फेज़ में जो रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे उसके फर्स्ट फेज़ में वी विल स्टडी ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो इस टॉपिक के दो पार्ट्स हैं. एक तो है ब्रीदिंग, जिसमें हमको ये सीखना पड़ेगा कि एयर कैसे आती है, कहाँ से आती है, विच आर द पार्ट्स विच सपोर्ट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, एंड हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द एल्वियोलर सैक्स. एंड इसके साथ में कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कि जैसे हाउ हीमोग्लोबिन इनसाइड द ब्लड कैन बी कंपेयर्ड विद द क्लोरोफिल बिकॉज बोथ आर द पिगमेंट्स, है ना. या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या कि हाउ द एल्वियोलाई कैन बी कंपेयर्ड विद विल्लाई.
हाँ, वाई? बिकॉज बोथ आर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच आर डिजाइन टू इन्हांस द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन के लिए बढ़ रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विल्लाए थे वो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए सरफेस एरिया मैक्सिमाइज कर रहे थे। तो छोटी छोटी बातें आपको लाइफ प्रोसेस चैप्टर में याद रखनी है। आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है इस तरह से कि हर बात में कौन सा छोटा क्वेश्चन निकल रहा है। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर बात बताऊँ जो छोटा क्वेश्चन 1 मार्क का बन जाता है, इवन इफ इट इज़ नॉट इन एनसीईआरटी। हाँ, हमें बुक पढ़नी है, लेकिन मैं आपको जो बातें बोल रहा हूँ आप बहुत ध्यान से पढ़ें। और जैसा मैंने डे 1 को बोला था, आप पेन पेपर ज़रूर लेके बैठें और अपने नोट्स बनाते जाएं। ये सारी बातें मिलाते जाएं। मैं बाद में आपको प्रिंटेड वर्जन दूंगा, तो उसमें ये सब चीज़ें लिख करके नोट्स कंसोलिडेट कर लोगे तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर आपका बेस्ट प्रिपेयर्ड हो जाएगा। तो आपको ये बातें समझ में आ रही हैं? आई बिलीव कि आप ये बातें सीख रहे हो, आप ये बातें समझ रहे हो। अब हम ब्रीदिंग के बारे में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में कल की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैं इसको इसलिए इनिशिएट नहीं करना चाहता क्योंकि टाइम कम बचा है। तो मैं इसको इनिशिएट कल ही करूँगा और फिर कल ही इसको ख़त्म करेंगे। हम इसको 1 गो ख़त्म करेंगे। उसमें हम कुछ बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं हमारे पास में जिसको हम देखेंगे। हमारे पास क्या है, मतलब मैं तो इंटरनेट से उठाता हूँ, है ना, मैंने थोड़ी बनाए, लेकिन उसको हम उसमें से अपने काम की चीज़ें निकाल लेंगे। आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए उन वीडियोस को मैं यूज़ करूँगा। तो आप बहुत ध्यान से देखें और इस चीज़ को अच्छे से समझें। आप लोगों ने जो डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिन लोगों ने डायग्राम बना के भेजा, बहुत अच्छा बनाया है। आज रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी अब मैं कल बोलूँगा आपको बनाने के लिए, जब मैं पूरा समझा दूँगा। अभी तो छोड़ो आप, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम बनाते हो, लेबलिंग करते हो, उसको और भी ज़्यादा सुंदर बनाओ। लीफ का क्रॉस सेक्शन भी ज़्यादातर लोगों ने बहुत सुंदर बना के भेजा है। आप और भी अच्छा बनाओ, सुंदर बनाओ। लाइफ प्रोसेसेस जब तक चैप्टर चलता रहे, मेक श्योर कि रोज़ आपको कम से कम 2 डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। तो ये अगर 7 दिन 10 दिन तक ये चैप्टर चलता है तो 10 दिन तक आपको इतनी बार प्रैक्टिस कर लेनी है, 20-25 डायग्राम बना डालने हैं सुंदर सुंदर, कि बाय द टाइम ये चैप्टर ख़त्म हो आपको डायग्राम्स की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। हार्ट वार्ट सब बनवाऊँगा मैं आपसे, है ना। तो आप डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर करें कि कभी कोई डायग्राम हमारी वीकनेस बन के ना रह जाए। ठीक है, तो चलो बाकी बातें कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।